ये आपने खामोशियाँ इसका क्यों नाम रखा? मेरी बहुत सी कविताएं ऐसी हैं जो प्रश्न करती हैं समाज से, जिनके मेरे पास उत्तर भी नहीं है। जो भावी पीढ़ी है, कम से कम हम उनको एक कोई संदेश इस तरह का दें, उनको ये समझाएं कि ये जो रूढ़िवादिता है इनको त्यागे, नहीं तो हमारी विद्या का हमें कोई फायदा नहीं। मैम, आपने अब तक कितनी किताबें लिख चुकी हैं? तो मैं अब तक 8 किताबें लिख चुकी हूँ। स्कूल भी आपको पढ़ाने के लिए जाना है, तो वक्त कैसे निकालती थी लिखने के लिए? शौक है आपका, अगर शौक है तो आप समय निकाल ही लेते। मैं अमर उजाला से संवाद न्यूज एजेंसी के लिए नीरज कुमार, मैं पहुंचा हूं सेक्टर 43 के एक घर में, जहां डॉक्टर प्रज्ञा शारदा रहती हैं। उनका एक किताब का विमोचन होना है। उस किताब का नाम है खामोशियाँ। यह काव्य संग्रह है। इस काव्य संग्रह में डॉक्टर प्रज्ञा शारदा ने किस प्रकार लिखी, कितना समय लगाया, इस पर हम बात करने के लिए पहुँचे हैं। तो डॉक्टर प्रज्ञा शारदा से हम बात की शुरू करते हैं। तो मैम बताइए आप अपनी पहले तो इस किताब के बारे में और थोड़ा सा अपने बारे में कि ये आपने खामोशियाँ इसका क्यों नाम रखा और इस खामोशियाँ में हैं क्या? जी नमस्कार जी। लिखना तो मैंने बहुत पहले शुरू किया, काफ़ी साल पहले लिखना चाहती थी, पर समय ना मिल पाने की वजह से मैं लिख नहीं पाई था परिवार की जिम्मेवारियों के लिए। तो हिम्मत भी नहीं होती थी मुझे, अपने ऊपर इतना आत्मविश्वास भी नहीं था कि मैं लिख सकती हूँ। जो भी मैं कहना चाहती हूँ, जो लिखना चाहती हूँ, मुझे ये ज्ञान नहीं था कि मैं किस तरह से उसको लोगों को बताऊँ। तो एक बार मेरी मुलाकात, सौभाग्य मिला मुझे वाजपेयी जी से मिलने का। तो कौन वाजपेयी जी? हमारे पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी से मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनसे जब मैं मिली तो उनसे मैंने पूछा कि आप इतना अच्छा लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, मुझे थोड़ा सा मार्गदर्शन कीजिए। तो उन्होंने कहा मुझे मार्गदर्शन के, तो उसमें बस इतना ही मेरे को कहा, पीठ पे हाथ फेर के, कि आप लिख सकते हो, शुरू करो, आप लिख सकते हो। अगर आपके अंदर जज्बा है और आप ये सवाल मुझे पूछ रहे हो तो आप लिख सकते हो। बस पता नहीं तब से मैंने अपने अंदर थोड़ा, मेरे आत्मविश्वास आया और मैंने लिखना शुरू किया। फिर मेरे आसपास के लोग, मेरे संगी साथी, मेरे कवि मित्र, उन्होंने भी हौसला बढ़ाया। तो कहानियाँ से मैंने शुरुआत की थी पहले, कि मेरे आसपास, मेरे जीवन में, मेरे घर में जो छोटी छोटी घटनाएं हैं, उनको लेकर मैंने कहानी का रूप दिया। फिर मैंने कविताओं पर जब मैं आई तो मेरे बहुत से कवि मित्र हैं जिन्होंने मुझे कहा कि आप कविता भी कहिए। तो कविता कहने के लिए मुझे इश्क वगैरह पर तो लिखना आता नहीं था, मेरे पास शब्द नहीं थे, वो वोकैबुलरी जो चाहिए उसके लिए वो नहीं थी। प्रकृति के ऊपर लिखना शुरू किया, माता पिता पर लिखना शुरू किया, पर मेरे को एक जैसे होता है ना कि मन में ये था कि ये सब बेकार है, ये तो विषय कुछ नहीं है ऐसे जिनके ऊपर लिखा जाए। तो मैं परेशान होती थी। जिस परिवार में से मैं संबंध रखती हूँ वो एक फ्रीडम फाइटर परिवार है, जिन्होंने आज़ादी में अपना बड़ा योगदान दिया। तो इस परिवार में रहते हुए मैंने अपने ससुर से, अपने पति से यही सीखा कि जो तरह तरह के वहम हैं लोगों के अंदर जो आते हैं, उनके बीच में रहते हुए लोग आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। पढ़ गए, लिख गए, लेकिन वहमों में फंसे हुए हैं, रूढ़िवादिता में फंसे हुए हैं अभी तक। तो वो मेरे को लगता था कि जो आने वाली पीढ़ी है हमारी, जो भावी पीढ़ी है, कम से कम हम उनको एक कोई संदेश इस तरह का दें, उनको ये समझाएं कि ये जो रूढ़िवादिता है इनको त्यागे, नहीं तो हमारी विद्या का हमें कोई फ़ायदा नहीं। मैम, आपने अब तक कितनी किताबें लिख चुकी हैं? तो मैं अब तक 8 किताबें लिख चुकी हूँ, और खामोशियाँ जो मेरी 8वीं पुस्तक है, इसमें मैंने उन्हीं वहमों को लेकर कविताएं लिखी हैं। इन कविताओं में मेरी बहुत सी कविताएं ऐसी हैं जो प्रश्न करती हैं समाज से,
जिनके मेरे पास उत्तर भी नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि ऐसा जो कुछ भी मैंने इन कविताओं में सबके सामने मैंने लिखा है या पढ़ेंगे लोग इसको, कितना उसको अपनाएंगे, कितना समझेंगे और कितना मेरा साथ देंगे, इसीलिए मैंने इस पुस्तक को समाज के उन लोगों को समर्पित किया जो सामाजिक बुराइयों को दूर करने में लगे रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं कि ऐसा ना करो। उसके बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर सिर्फ एक ही देना चाहूँगी कि श्राद्ध के जो दिन आते हैं उनमें लोगों को अक्सर ये वहम होता है कि हमें कोई शुभ काम नहीं करना, तो शुभ काम करने के लिए वो रोक लग जाती है 15 दिन के लिए। लेकिन फिर लोगों ने खुद ही उसका तोड़ भी निकाल लिया कि वो शुभ काम, अगर शादी है तो कपड़ा खरीदना है तो उसको 2 दिन पहले शुरुआत कर लो और फिर कोई डर नहीं, अपने मन की तसल्ली। जबकि वहम है तो फिर या तो उसी को चलने दिया जाए। लेकिन अगर किसी के घर में पोता पैदा होता है, हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर आके बताता है जी बधाई हो पुत्र पैदा हुआ है, तो हम कितना खुश हो के फटाफट उसको गोदी में लेते हैं। तो मेरा समाज से प्रश्न ये है कि जब ईश्वर अपने कामों को नहीं रोकता उन दिनों में, तो इंसान क्यों रोकता है? तो ये छोटे छोटे, ये मैं सिर्फ आपको एक उदाहरण दे रही हूँ। ये इस तरह के प्रश्न जो है ये मुझे परेशान करते हैं, क्योंकि मेरे को उनके जवाब नहीं है। किसी से बात करो तो कहेंगे ऐसा ही होता है, हमारी सास ऐसे ही करती थी, हमारी दादी कहती थी ऐसा करो तो ऐसा होता है, लेकिन उसका लॉजिक क्या है वो किसी के पास उत्तर नहीं। मैम, आप एक पेशे से शिक्षिका रही हैं जी। तो शिक्षिका रही हैं तो कई प्रकार के बच्चे भी होंगे, कुछ छोटे बच्चे होंगे, बड़े बच्चे होंगे, जो बच्चों की जो शरारतें हैं स्कूल में जी। वो आपने महसूस किया होगा एक माँ के रूप में जी। कि छोटे बच्चे हैं, कोई कभी खाना खा कर नहीं आया तो आपने अपने टिफिन से भी उनको खाना खिलाया। जी, जी, जी। उनकी मनोदशा को देख करके, तो इसका भी कुछ आपको याद होगा। जी, ये मैंने बाल साहित्य में 3 पुस्तक लिखी हैं। तो क्योंकि मेरे पास ये एक्सपीरियंस तो हो गया था कि एक 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा किस तरह से बात को समझता है। तो सरकारी स्कूलों में ही मैंने नौकरी की है। 30 साल 35 साल मेरा जो छोटे बच्चों का साथ रहा है। 3+ बच्चे, 3 के 4 के बच्चे घर से भूखे भी आते थे, और ज़्यादातर बच्चे अच्छे अमीर लोग तो अच्छे बड़े बड़े स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। हमारे पास वो तबका आता था जो लो तबका था, जिनका रोटी का गुजारा भी मुश्किल से होता। तो वो बच्चे हमारे पास आते थे, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते थे। देखो, माँ को छोड़कर बच्चे आते हैं तो नई जगह पर तो उनका रोना चिल्लाना चलता है नए लोगों में, पर उनको गोदी में उठाकर बैठना, उनका नोज़ी निकल आया वो भी साफ़ करना। कई बार हमारी आया छुट्टी पर होती थी तो उसका सुसु पोटी करवाने भी लेकर जाना यहाँ तक। तो उससे क्या होता था, हमारा जो दिल में से लगाव होना। प्लस इसके बाद मान लो कभी कोई बच्चा खाना नहीं लाया, टिफ़िन नहीं लेकर आया, तो हमने उसको पूछना कि बेटा आज क्यों नहीं लाया आप टिफ़िन। तो वो ऐसी ऐसी बातें हमें बताते थे कि मेरे पापा ने मेरी मम्मी को आज मारा, मेरे पापा ने कहा कि मम्मी ने कहा कि पैसे नहीं हैं, आज घर में आटा नहीं है। तो ये इस तरह की बातें सुन के मन बड़ा दुखी होता था। तो हम क्या करते थे वो एक अलग विषय है, पर ये एक्सपीरियंस बच्चों से जुड़ने का मेरे को काफ़ी। तो आपने अब तक कितनी किताबें लिखी हैं और उन किताबों को लिखने में कितना वक्त लगा है? क्योंकि आपका एक पारिवारिक माहौल भी है और स्कूल भी आपको पढ़ाने के लिए जाना है, तो वक्त कैसे निकालती थी लिखने के लिए, या इसके लिए आपने कैसे वक्त निकाला? देखिए, मुझे रिटायर हुए भी 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं, और उससे पहले मेरे को जो लिखने का शौक़ था, मेरा स्कूल में फ्री पीरियड होता था या घर में आ गए तो शौक़ है इस चीज़ को पूरा करना, तो रात को जागते भी थे। तब तक नींद नहीं आती थी जब तक हमारे वो पोइट्री है या कहानी है या कोई आर्टिकल है
जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाना, पूरा नहीं हो जाना। तो ये एक शौक़ है आपका, अगर शौक़ है तो आप समय निकाल ही लेते। तो ये थी डॉक्टर प्रज्ञा शारदा, इनसे हमने बात की इनकी लेखनी के ऊपर, इनके व्यक्तित्व के ऊपर, और स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हुए इन्होंने जो अनुभव महसूस किया अमर उजाला के साथ इन्होंने साझा किया। आप अमर उजाला को इसी तरह से देखते रहिए। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।